दोस्तों, आज हम देखेंगे बिलियन में अगला भाग जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मोल अंश। मोल अंश कहते हैं इसको। यह भी सांद्रता को ही बताता है। बस सांद्रता अब हम लोग देखेंगे किसमें, मान लीजिए सोलूट को मोल में लिया गया हो, यानी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल कहते हैं। अगर मोल में नापा जाए सांद्रता को तो मोल अंश क्या होगा। तो मोल अंश का पहले डिफिनीशन देखते हैं क्या होगा। इट इज द रेशियो ऑफ वन नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाई काई। इसको काई भी पढ़ते हैं या जाई भी पढ़ते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सोलूट कितना मोल है, सॉल्वेंट कितना मोल है, उसको रखेंगे नीचे, यानी नीचे रहेगा, बटे में रहेगा, और सोलूट जो रहेगा उसका मोल कितना है, कितना भाग है, वो रहेगा ऊपर। यानी अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट अगर निकालना है तो क्या होगा, यन मतलब ये क्या है, ये है मोल है, ये मोल है, यानी यन मोल ऑफ सोलूट ये रहेगा ऊपर कि बटा यन मोल ऑफ सोलूट प्लस यन मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो दो चीजों से बनेगा, सोलूट से बनेगा और सॉल्वेंट से बनेगा। तो सोलूट प्लस सॉल्वेंट बिलियन का ये रहेगा नीचे, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो रहेगा ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट निकाल रहे हैं, यानी बिले का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो बिले का जितना मोल है वो रहेगा ऊपर, उसके बटे में रहेगा क्या, बिले का प्लस ब्लैक का मोल रहेगा। इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो रहेगा मोल फ्रैक्शन। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो इसे दिखाएंगे जाई सॉल्वेंट। ये क्या रहेगा, अब जिसका निकालना है वो रहेगा ऊपर, यानी सॉल्वेंट रहेगा ऊपर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट रहेगा ऊपर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। मोल मोल को कैसे निकाला जाएगा, जो यन यन बार बार आ रहा है ये मोल को दिखा रहा है। अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, तो मोल बराबर होता है मास के बटा मोलर मास, मास के बटा मोलर मास। यानी अगर सोलूट का निकालना होगा तो उसका मास दिया रहेगा और उसके बटे मोलर मास कर देंगे तो वो निकल जाएगा मोल। उसी तरह अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का मास दिया रहेगा, उसके बटा उसका मोलर मास कर देंगे, निकल जाएगा सॉल्वेंट का मोल। ठीक है, इतना नोट करिए, एक क्वेश्चन लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या है इससे, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन इसी पर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 75% वाटर 25% एथेनॉल। कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालिए ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें 75% पानी है और 25% एथेनॉल है। तो अगर हम वाटर का निकालने चले मोल तो क्या होगा, मास के बटा मोलर मास। 75% का मतलब ये है कि 75 ग्राम पानी है 100 ग्राम में, तो यानी जो वजन दिया है वो 75 ग्राम दिया हुआ है। और इसका मोलर मास, पानी है तो पानी का फार्मूला क्या होता है H2O, तो 2 + 18 यानी 2 + 16 यानी 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। डिवाइड कर लीजिए या छोड़ दीजिए ऐसे ही, या कर ही देते हैं। अठारह चौक 72, 3 बच जाएगा, फिर एक बार जाएगा, चलिए एक बार ही ले चलते हैं, इतना आ गया। इथेनॉल का ले लेते हैं, इथेनॉल का लेंगे तो इथेनॉल का हो जाएगा मास के बटे एम मास, यानी मोलर मास। तो कितना ग्राम है, 25 ग्राम यूज किया गया है।
और इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो 30 46 आ गया, 46 आ गया। इसको कट कर लेंगे तो लगभग जाएगा लगभग चला जाएगा, तो 8 बार तो नहीं जाएगा, 8 छंग 48, 8 चौके 32, 7 बार चेक करते हैं, 6 बार, सॉरी 5 बार चेक करते हैं, 5 36 और 24, 20 3 23, 5 बार ले चलते हैं, तो आ गया लगभग 0.5, इतना ही चलते हैं। तो अब निकालेंगे हम लोग मोल ईच कंपोनेंट बोला है, तो अगर वाटर का निकालेंगे तो कितना होगा, तो फार्मूला जाई, यानी यहाँ लगाते हैं वाटर के लिए, जाई वाटर अगर निकालते हैं तो ये जो मोल निकला हुआ है एन का वैल्यू ये हो जाएगा ऊपर, फिर टोटल यानी इस ये भी रहेगा प्लस ये भी रहेगा, तो 0.1 के बटा 4.1 के बटा आ जाएगा 4.6। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक से कम ही आएगा। इसको नोट करिए, फिर इसके बाद बताते हैं इथेनॉल वाले का। इथेनॉल के लिए देखिए, इथेनॉल का जो मोल आया था वो 0.5 आया था, बटे ये आपका वाटर का मोल आया था और ये इथेनॉल का, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या होता है, इसको नोट करिए, तुरंत जो है सोल्युबिलिटी पढ़ा जाए। आइए देखते हैं अब विलेयता सोल्युबिलिटी क्या होती है। किसी दिए गए विलेय के अंदर में जनरल टर्म में कहे तो 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम विलेय में कितना जो है सोलूट घोला जा सकता है किसी फिक्स टेम्परेचर पे, वह कहलाता है क्या, आपका विलेयता। इंग्लिश में क्या दिया है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इन जनरल टर्म कहे तो 100 ग्राम एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक फिक्स टेम्परेचर पे कितना जो है सोलूट यानी विलेय घोला जा सकता है, वही कहलाता है क्या, विलेयता। कितना बात समझ में आया। अब इसमें दो चीजें पढ़नी हम लोग को, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एक पढ़ना है, एक पढ़ना है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये देख लेते हैं क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, सोलूट इन ग्राम विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर। 100 ग्राम कोई सॉलिड है, उसको घोलना, सॉरी कोई सॉलिड दिया है सोलूट के रूप में थोड़ा बहुत, उसको 100 ग्राम जो है सॉल्वेंट के अंदर यानी लिक्विड के अंदर घोलना है एक फिक्स टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो सोल्युबिलिटी प्रभावित हो जाती है। प्रेशर घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो वहां भी सोल्युबिलिटी प्रभावित हो जाती है। तो टेम्परेचर होना चाहिए फिक्स, एक फिक्स टेम्परेचर हो, उस पर 100 ग्राम जो है सॉल्वेंट हो यानी पानी हो लिक्विड हो कुछ भी, उसमें जो है सॉलिड को घोलना है। अब सॉलिड की जो घुलनशीलता होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर स्ट्रांग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा और इसके साथ बॉन्ड बन सकता है अच्छे से सॉल्यूट के साथ, सॉल्वेंट के साथ, तो फटाफट घुलेगा।
अगर नहीं बनेगा तो नहीं घुलेगा। तो सोलिबिलिटी जो है सॉलिड की डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे जो है देखते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या फैक्टर जो है ये अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कौन कौन से कारक जो है ठोस की विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सोलूट, नेचर ऑफ सोलूट ये छूट गया था, इसको भी लिख लेते हैं। नेचर कैसा प्रकृति है सोलूट का और सॉल्वेंट का, उस पर पहला डिपेंड करता है सोलिबिलिटी। तो क्या दिया है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व मतलब एक जैसे सोलूट हो और एक जैसा सॉल्वेंट हो, तो वो आपस में तुरंत घुल जाएंगे और घुल के सोल्यूशन बना देंगे। कहने का मतलब जैसे पोलर सोलूट हो और पोलर सॉल्वेंट भी हो, पोलर सोलूट हो पोलर सॉल्वेंट हो, ये दोनों आराम से घुलेंगे, आपस में घुल जाएंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत तेजी से काम करेगा और सोल्यूशन बना देगा। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स आपस में जो खिंचाव बल लग रहा है उसी को इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कर रहे हैं। जैसे पोलर, पोलर का मतलब क्या होता है कि जिनमें प्लस और माइनस चार्ज हो। जैसे एग्जांपल है NaCl, नमक है, इसमें प्लस माइनस चार्ज है, और H2O को अगर तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये सोलूट है, ये सॉल्वेंट है। तो जो ऐसे जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट रहेंगे जो सेम सेम रहेंगे, मतलब दोनों पोलर हैं, तो ये दोनों आपस में तुरंत घुलेंगे, यानी नमक और पानी को घोलेंगे तो घुल जाएगा, घुल के सॉल्यूशन बना देगा। इसी तरह अगला एग्जांपल दिया है नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब जिनमें प्लस और माइनस चार्ज न टूटे। तो पहला है नेप्थलीन और बेंजीन। नेप्थलीन जो है कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, बेंजीन भी कार्बन हाइड्रोजन से बना है। यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग वाला बॉन्ड बनता है, तो यहाँ प्लस और माइनस चार्ज होने की संभावना नहीं रहती। ये दोनों आपस में घुलेंगे और सोल्यूशन बनाएंगे। लेकिन अगर इसी नमक को इनमें घोला जाए या बेंजीन में घोला जाएगा तो एक पोलर है एक नॉन पोलर है, वो घुलने नहीं देगा और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो सेम सेम रहेंगे, यानी लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सेम सेम रहेंगे तो घुल जाएगा और सॉल्यूशन बनेगा, और सेम सेम नहीं है तो घुलने में परेशानी आएगी। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा। तो अगला टर्म देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर तापमान घटाया या बढ़ाया जाएगा तो किसी सॉलिड का लिक्विड में घुलना कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो दो बातों पे डिपेंड करता है कि हमारा जो घुलने का प्रोसेस वो एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक, मतलब जो सॉलिड घुल रहा है उसे घोलने के लिए उष्मा चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि उष्मा चाहिए यानी इंडोथर्मिक, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या है, घुलनशीलता बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल के लिए बता देते हैं, जैसे सेचुरेटेड सोल्यूशन बना हो शुगर एंड वाटर का, यानी चीनी और पानी का कोई सेचुरेटेड सोल्यूशन बना हो, बन गया हो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीनी डालिए और वो चीनी घुलने से मना किया हो, मतलब रुका हो। जैसे एग्जांपल बताते हैं, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये 100 ग्राम आपका वाटर है या 100 ml वाटर है और इसमें 50 ग्राम शुगर हमने घोल रखा है, और घुलने के बाद एक फिक्स टेम्परेचर पे, मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे घुल गया है 50 ग्राम 100 ग्राम पानी के अंदर, 50 ग्राम शुगर घुला हुआ है 100 ग्राम पानी के अंदर, यानी सेचुरेटेड है। अगर इसमें एक्स्ट्रा डाल रहे हैं 20 ग्राम और 20 ग्राम और डालें तो वो घुलेगा नहीं, रुका रहेगा। लेकिन यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी इंडोथर्मिक करेंगे, डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन इंथैल्पी, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो 20 ग्राम भी बचा है ये भी घुल जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन या ऐसे सॉलिड जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर, सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाने पर वो घुल जाए, वो जो है
टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सोलिबिलिटी को बढ़ाएं, वो कहलाएंगे इंडोथर्मिक वाले। यानी इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ेगा। कुछ ऐसे भी जो है कंपाउंड है जिनको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो घुलने के बजाय वेपराइज हो जाएंगे या घुलने से मना कर देंगे। ऐसे जो है कंपाउंड को हम रखते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब ऊष्माक्षेपी वाले क्रिया में। तो आइए देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। क्या होता है, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, डिसोल्यूशन का मतलब घुलने वाली प्रक्रिया, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मतलब जहां उष्मा दिया जाए, उष्मा शोषी। इंडो का थर्मिक का मतलब होता है उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। यदि कोई सॉल्यूशन बना है जिसमें इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, उष्मा देने पर सोलिबिलिटी बढ़ जाए, यानी जो घुलने की प्रक्रिया है वो घुलने लगे, तो वहां पर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा सोलिबिलिटी वैसे वैसे बढ़ेगी। कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं, इफ इट इज एक्सोथर्मिक दैट इज डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन इंथैल्पी, जो उष्मा दी गई है उसमें चेंज को बताते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। द सोलिबिलिटी शुड डिक्रीज इन अकॉर्डेंस विद द लॉसाटेरियर प्रिंसिपल। एग्जाम्पल दिया है सीरियम सल्फेट का। सीरियम सल्फेट ऐसा पदार्थ, ऐसा कंपाउंड है जिसको अगर हम घोलना चाहेंगे टेम्परेचर बढ़ा के, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा के इसको घोलना चाहेंगे तो घुलने के बजाय ये जो है अवक्षेप के रूप में, पीवीटी के रूप में जमा होने लगेगा। ऐसे प्रक्रिया को एक्सोथर्मिक में लगते हैं। और ये दोनों प्रोसेस जो है लासा तेलीय ले चटेरियर या हिंदी में लासा तेलीय प्रिंसिपल बोलते हैं, इसके अनुसार काम करता है। ले चटेरियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि यदि अगर हमारा जो है इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है, साम्य अवस्था में कोई रिएक्शन है, और उस रिएक्शन में कोई हम बदलाव करते हैं, जैसे टेम्परेचर में बदलाव कर दे, प्रेशर में बदलाव कर दे, तो वह रिएक्शन उस दिशा में भागता है जिधर उसका विरोध कर सके, यानी जो है चेंज का विरोध कर सके। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं और ये घुलता नहीं है, तो जो हमारा रिएक्शन है वो भागेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और घुलने का विरोध करेगा, और अवक्षेप के रूप में सीरियम सल्फेट मिलता जाएगा। यानी टेम्परेचर का दो तरह से इफेक्ट होगा, एक इंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक्सोथर्मिक मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जो नहीं घुलेंगे आसानी से, टेम्परेचर बढ़ाने पर और नहीं घुलेंगे, वो रहेंगे एक्सोथर्मिक में। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने देख लिया। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। देखिए, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट या लगभग न के बराबर इफेक्ट होता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए, न सॉलिड दबने वाला चीज है और न लिक्विड दबने वाला चीज है, तो दोनों को दबा कर हम कंप्रेस करके घोल नहीं सकते हैं। अगर पानी के अंदर सॉलिड को घोला जा रहा है तो सॉलिड के ऊपर दबाव डाल के उसे नहीं घोल सकते हम लोग। तो यही लिखा हुआ है क्या कि प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। उनको दबाया नहीं जा सकता है एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनइफेक्टेड बाय प्रेशर चेंज। यानी प्रेशर चेंज करके हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में नहीं घोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा खत्म हो गया क्या, जो है फैक्टर इफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। यानी मोस्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो सोल्युबिलिटी घटेगी और बढ़ेगी, और एक जो है नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर ये फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। बाकी प्रेशर का नहीं इफेक्ट पड़ रहा है। अगला टॉपिक कल देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इसको नोट कर लीजिए।